हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं एएएस। ठीक है, ये एएएस यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसके साथ दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हम कहते हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी ये दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपीज ये एक्चुअली डिस्कवर की थी। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था किरचॉफ और बंसन ने। उसके बाद में ये एईएस ये डेवलप होती गई, इस पर काम चलता गया। लेकिन डबल एएस जो है यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस पे 100 साल तक, तकरीबन 1 सेंचुरी तक कोई काम नहीं हुआ। 100 साल तक कोई काम नहीं हुआ। लेकिन फिर 1955 में कुछ साइंटिस्ट थे, उनमें से जैसे वॉल्श था एक, ठीक है, वॉल्श, या अल्कमेड था, या और था एक मिल्टॉज, MILTAZ। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन को फिर से डेवलप किया और इन्होंने एक अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड, जिसको बोल सकता मैं, या वेल डेवलप्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी दी थी, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न एएस, जो आजकल हम यूज़ करते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आया? तो ये किसने दी थी? ये दी थी वॉल्श, अल्कमेड और मिल्टॉज ने। क्लियर? तो जब भी हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम लेते हैं ना, वो एक्चुअली ये वाली है, मॉडर्न एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो बिल्कुल डेवलप्ड है। इसकी वजह से तकरीबन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से 60 से 70 एलिमेंट्स डिटरमाइन किए गए और हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। खासकर जो मेटल्स हैं, सॉफ्ट मेटल्स, वो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं इससे। और वो भी कौन सी रेंज में? एलिमेंट्स बोलूँगा, ज़्यादातर मेटल्स, नॉन मेटल्स बहुत ही कम अमाउंट में, यानी मैं बोलूँगा कम तादाद में, इसकी वजह से डिटरमाइन या डिटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास, मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास में अगर किसी सैंपल में इनमें से, इन 60 से 70 एलिमेंट्स के में से अगर कोई एलिमेंट 1 ppm की कंसंट्रेशन में भी मौजूद है, तो तब भी ये उसको डिटेक्ट कर सकता है। सपोज़ हमारे पास में एक सैंपल है, ये सैंपल, उस सैंपल का हम एनालिसिस करते हैं, डबल एएस करते हैं, और हमें 4 एलिमेंट्स की तलाश है, A, B, C और D। हम जब डबल एएस से चेक करते हैं तो हमें A मिल जाता है, C मिलता है और D भी मिलता है, लेकिन B नहीं मिलता। ठीक, समझ में आया ना? A मिल गया, C मिल गया, D मिल गया, तो हम ये बता सकते हैं कि इस सैंपल में A, C और D प्रेजेंट है। अब कितना है ये हमने नहीं बताया। ऐसे एनालिसिस को मैं बोलता हूँ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलूँगा मैं? क्वालिटेटिव यानी क्या क्या प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब मैं अगर आपको बताऊँ कि ए कितना प्रेजेंट है, हाउ मच इट इज़ प्रेजेंट, देन उसको कहते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये जो एएस है, डबल एएस, इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। अब जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा ये किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा इसका एनालिसिस किस तरह करता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये काम किस तरह करता है, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है। तो मैं यहाँ पे इसका प्रिंसिपल लिखता हूँ पहले। प्रिंसिपल यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे काम करता है और इससे हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं किसी एलिमेंट को। देखो क्या होता है, हम जो भी हमारे पास में सैंपल होता है, सपोज़ हमारे पास में सैंपल है, सपोज़ वाटर सैंपल है, इसमें से हमें सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम निकालना है। उस सैंपल को क्या करते हैं हम, उस सैंपल को हम किसी फ्लेम में, मतलब फ्लेम में या फिर फर्नेस में डालते हैं। फ्लेम मतलब यहाँ पे लू है, लू समझते ना आपको, ये फ्लेम मतलब ये चिमनी है, ये फ्लेम है। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से बनाता हूँ।
ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब ये ऊपर क्या है, ये फ्लेम है, लू है ये। जिस तरह मोमबत्ती में फ्लेम रहता है उस तरह का मैं बोल सकता हूँ ये फ्लेम। सैंपल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे इस फ्लेम में या फर्नेस में, यानी हीट करते हैं एक्चुअली। उससे क्या होता है, यहाँ पे जो सैंपल है ये इस फ्लेम में, ये सैंपल की जो एटम्स है वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी जो भी एटम इसमें प्रेजेंट है वो अलग अलग होता है। इसको हम बोलते हैं एटोमाइजेशन। क्या बोलते हैं? एटोमाइजेशन। तो फिर मैं इस डिवाइस को बोल सकता हूँ, यहाँ पे इस फ्लेम को बोलूँगा मैं एटोमाइज़र, या जिस डिवाइस में ये फ्लेम लगा है या जहाँ पे हम फर्नेस यूज़ करते हैं उसको मैं बोल सकता हूँ एटोमाइज़र। क्या बोलेंगे? एटोमाइज़र। ठीक है, अब ये हीट हो गया, एटम्स अलग अलग हो गए, यानी एटोमाइजेशन हो गई। ठीक है, इस हीट की वजह से कुछ एटम्स में क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ मैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अपने स्टेट से, यानी वैलेंस शेल से, जिसको मैं बोलूँगा ग्राउंड स्टेट, यहाँ से इस हीट की वजह से एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते। समझ में आया ना? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं ये हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, इस फ्लेम की हीट, लेकिन कुछ एलिमेंट। और उसके बाद में कुछ देर के बाद में ये वापस आते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में। अब इन्होंने जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है इसको ये वापस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये जो लाइट है ना, इसको बोलते हैं इमिटेड लाइट। क्या बोलते हैं? इमिटेड। यानी जो किसने दी हमें? एटम ने। ये एटम ने दी। एटम ने यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन गया फिर वहाँ से वापस आया तो इसने लाइट दे दी। इसको मैं बोलूँगा इमिटेड रेडिएशन, इमिटेड लाइट। ठीक, हम इस इमिटेड लाइट को देखते हैं कि ये कितनी है, इसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, अगर हमने इसका स्पेक्ट्रम लिया तब हम इसको बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम भी हम डिस्कस कर सकते हैं, यानी वो भी हम स्टडी करते हैं। लेकिन इस फ्लेम में बहुत कम एटम्स ऐसे होते हैं जो लाइट हीट की वजह से इमिट करते हैं, यानी जो हीट की वजह से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ज़्यादातर एटम्स क्या रहते हैं? ग्राउंड स्टेट में ही रहते हैं। क्या रहते हैं? ग्राउंड स्टेट में। मान लीजिए ये एटम्स है, इनमें से एक तो होगा ये इमिटेड, मतलब एक ने ऐसा किया, इमिटेड लाइट दे दी, लेकिन बाकी जो है, बाकी ये किस स्टेट में है? ये ग्राउंड स्टेट में। अब अगर हमें इनको एनालाइज करना हो तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं यूज़ AAS, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही करते हैं। सैंपल दिया, फ्लेम में ये एटोमाइज होगा। उसके बाद में ये जो एटम्स सैंपल में प्रेजेंट हैं उन एटम्स के थ्रू, या मैं बोलूँगा इस फ्लेम के थ्रू, ये जो फ्लेम है इस फ्लेम के थ्रू हम लाइट पास करते हैं। क्या करते हैं? लाइट पास। कौन सी लाइट? यूवी विजिबल लाइट। अब आपको याद होना चाहिए अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है और इजीली होता है, इतना याद रख लेना। समझ में आया? अब इसमें से सपोज मैं एक एटम लूँगा, पहले एक एटम, उसके ऊपर हम बात समझेंगे। तो होगा क्या अगर मैं इस एक एटम को ले लूँ, ये इसका वैलेंस शेल है, इसमें सपोज एक इलेक्ट्रॉन रखा मैंने, मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, और ये इसका न्यूक्लियस है, सेंटर में इसका न्यूक्लियस है, ये वैलेंस शेल है, और ये इससे बाहर वाला शेल है जिसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, जब भी इस पर लाइट पड़ती है, ये तो एटॉमिक फॉर्म है, ये एटॉमिक फॉर्म में आ गया, सैंपल है ना, एटम है ये एटम कैसे बने? ये फ्लेम में बने एटमाइजेशन से, लेकिन ये फ्लेम में ही मौजूद है अभी भी एटम, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं चला, अभी चला गया, अभी ये भी ग्राउंड स्टेट में ही, क्योंकि उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं मिली। अब हम इसको एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा।
ठीक है। अब आपको ध्यान रखना होगा, ये है सैंपल जो फ्लेम में है, यानी फ्लेम है यहाँ पे फ्लेम, इसके थ्रू हमने लाइट पास की। ठीक, सपोज हमने 5 रेडिएशंस डाल दे, 1 2 3 4 5। उसके बाद में इसमें से इसने एक रेडिएशन एब्जॉर्ब की और बाकी 4 वापस दे दिए। ठीक है, 4 इसने वापस दिए लेकिन एक एब्जॉर्ब की। क्लियर, समझ में आया ना? तो ये हमें पता चल सकता है कैसे। ये जो ओरिजिनल रेडिएशन है, ओरिजिनल रेडिएशन में से हम ट्रांसमिटेड रेडिएशन माइनस कर देंगे, हमें एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन का पता चलेगा। क्लियर, और इस रेडिएशन में से कौन सी वेवलेंथ या कौन सी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की वो भी पता चलेगा। सपोज ये है वेवलेंथ 1, ये वेवलेंथ 2, ये वेवलेंथ 3, ये वेवलेंथ 4, ये 5। अब इसने वेवलेंथ 1 वापस दिया, 2 वापस दिया, वेवलेंथ 4 वापस दिया, वेवलेंथ 5 वापस दिया, लेकिन 3 जो है वो गायब है। तो हमें पता चल सकता है कि इसने जो लैम्डा 3 है वो क्या किया, इसने एब्जॉर्ब। अब लैम्डा 3 की एनर्जी भी मालूम है हमें, यानी लैम्डा 3 मतलब वेवलेंथ 3 जो है ये इसने एब्जॉर्ब की। किसने एब्जॉर्ब की? सैंपल ने। इस फ्लेम के थ्रू जब हमने पास किया उसमें से एक एटम ने क्या किया, लैम्डा 3 एब्जॉर्ब किया। क्या किया? लैम्डा 3 एब्जॉर्ब, यानी तीसरी वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब की। इतना तो क्लियर है ना? शाबाश। अब ये जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, मैंने आपसे कहा कि एनर्जी जो रहती है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इससे हमें एनर्जी पता चल जाएगा, इसकी एनर्जी हमें मिल जाएगी। क्लियर। अब अगर एनर्जी का पता चल गया कि इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो हमें यह भी पता चलेगा कि इन एनर्जी लेवल्स के दरमियान, यानी इस शेल में, वैलेंस शेल में और एक्साइटेड शेल में, एक्साइटेड लेवल में, यह मैं बताऊंगा कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में डिफरेंस कितना है, वो भी पता चल जाएगा। समझ में आया? या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर ये एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, और इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो है डेल्टा ई। क्या है? डेल्टा ई। जब मैं इस पर लाइट डालता हूँ, लाइट, जो लाइट इसने एब्जॉर्ब की, लाइट, क्लियर, लाइट की एनर्जी को दिखाते हैं हम एच म्यू। समझ में आना? उस लाइट की एनर्जी और ये एनर्जी डिफरेंस जब बराबर होगी तभी तो ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो इसको यूज़ करेगा, वरना इसको क्या ज़रूरत है इसको यूज़ करने की। तब मैं बोल सकता हूँ डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू। ये हमने इससे पहले भी सुना होगा, है ना? क्लियर। या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, बिकॉज म्यू जो रहता है, फ्रीक्वेंसी जो रहता है, वो रहता है बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय लैम्डा। ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है, तो वेवलेंथ पता चल गया कौन सा एब्जॉर्ब किया, तो हमें इसका एनर्जी डिफरेंस भी पता चल जाएगा। क्लियर, समझ में आया? अब एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। सपोज हमारे पास में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। क्या इनकी एनर्जी लेवल्स एक जैसी होंगी? मैं बोलूँगा नहीं। इसकी एनर्जी लेवल अगर ऐसे है, इसकी एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लेवल्स ऐसी होंगी, इसकी ऐसे होंगी, ठीक। इनकी एनर्जी लेवल्स अलग अलग होंगी एक्साइटेड स्टेट की, या मैं बोलूँगा वैलेंस शेल की। ये जो एनर्जी गैप है ना, ये अलग अलग होगा। सोडियम का अलग, पोटेशियम का अलग, लिथियम का अलग, क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, इनका शेल नंबर अलग अलग है। जैसे लिथियम का वैलेंस शेल कौन सा आता है? सेकंड शेल। जबकि सोडियम का वैलेंस शेल थर्ड शेल आता है, तो पोटेशियम का फोर्थ शेल आता है। समझ में आया ना? इनका साइज़ अलग अलग है, शेल्स अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग है, तो फिर इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी होगी वो भी अलग अलग होगी। सपोज़ इसकी ये जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, उसको लिखूँगा मैं लैम्डा एल आई, ये लैम्डा एन ए,
और ये है लैम्डा के, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगी, ये अलग अलग होंगी लेकिन कांस्टेंट होंगी। सपोज़ लिथियम की जो एनर्जी गैप है वैलेंस शेल में और एक्साइटेड स्टेट में, वो हमेशा बराबर रहेगी। सोडियम का भी वैसे ही बराबर रहेगा, पोटेशियम का भी वैसे ही बराबर रहेगा, लेकिन सोडियम और लिथियम का आपस में बराबर नहीं रहेगा और लिथियम का पोटेशियम के साथ में बराबर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक बार लिथियम का जो वेवलेंथ है कि ये कौन सी वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है वो अगर पता चल गया, तो हम किसी भी सैंपल से लिथियम को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से सोडियम का एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ, यानी सोडियम कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, वो अगर हमें पता चल गया तो हम सोडियम को कहीं से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से पोटेशियम को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये समझ में आया। अब और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, क्या हम इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? मैं बोलूँगा हाँ। यानी हमें कुछ हद तक एक फ्लेम में कितने एटम्स हैं वो पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है? उसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन बताऊँगा। देखो, जो अमाउंट ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, उससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जितनी लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी उसका मतलब उसमें उतने ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है, उतने एटम्स ने मतलब उतने एटम्स एक्साइट हुए। क्या मैं बोलूँगा जितने रेडिएशंस या जितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे, जितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगी, मैं बोलूँगा उसमें उतने ज़्यादा एटम्स एक्साइट हो गई। या मैं दूसरी बात बताता हूँ। सपोज़ एक आदमी खाता है एक अखरोट, एक आदमी एक अखरोट खा सकता है, ये एक सेब खा सकता है, तो 10 कितने खाएंगे? 10 सेब। इसी तरह से अगर एक एटम एक रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो 10 कितने करेंगे? 10 रेडिएशंस। इसका मतलब ये हुआ कि जितने एटम्स ज़्यादा होंगे उतने वो ज़्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर? अब एक सैंपल में एटम्स की तादाद कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है ये हम पता लगा सकते हैं। यानी किस में ज़्यादा है किस में कम है ये हम पता लगा सकते हैं। सपोज़ हमारे पास में सैंपल एक है ए, इसमें हम लिथियम देख रहे हैं, इसमें 10 लिथियम प्रेजेंट है। दूसरा सैंपल है बी, इसमें भी लिथियम देख रहे हैं लेकिन इसमें 20 लिथियम एटम प्रेजेंट है। क्लियर? जब हम इसको एटमाइज करेंगे यानी फ्लेम में डालेंगे तो इसका जो एटमाइजेशन होगा, इसके 10 के हिसाब से एटम बनेंगे, इसके 20 के हिसाब से। यानी इसका मतलब फ्लेम में इसके ज़्यादा एटम्स होंगे, इसके एटम्स कम होंगे। जब हम लाइट डालेंगे इस पे भी और इस पे भी, तो मैं बोलूँगा ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो जो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब है वो हमें बता सकता कि किस सैंपल में कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा है और कितना कम है। समझ में आया? अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे निकाल सकते हैं। सपोज़ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब जो है वो हम दिखाएंगे आई ए से। कैसे दिखाएंगे? आई ए से, या आई से दिखाया मैंने। क्लियर? तो ये अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब मुझे बता सकता है कि सैंपल में कितने एटम्स हैं ना, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये बराबर रहता है, इसके लिए इक्वेशन है। मैं बोलूँगा अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज़ इक्वल टू पाई, पाई तो कांस्टेंट है, ई स्क्वायर डिवाइड बाय एम सी इंटू एन और एफ। अब मैं बताऊँगा इस इक्वेशन का क्या मतलब है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे हमें पूरा किस्सा पता चल जाता है। यानी लाइट एब्जॉर्ब्ड और नंबर ऑफ एटम्स जो है उनका रिलेशन है ये। इसमें सबसे पहले ई को देखेंगे। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम आपको पता चल गया होगा, इट इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गए दो चीज़ें ख़त्म। सी जो है इट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। एन को मैं बोलूँगा इट इज़ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स,
सॉरी एटम्स बोलूँगा मैं, एब्जॉर्बिंग लाइट, एब्जॉर्बिंग लाइट, यानी जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उनकी तादाद इतनी है। क्लियर। और एफ जो है, एफ ये हमें बताता है नेचर, एफ जो ये हमें बताता है नेचर ऑफ एटम। ये मैं बोलूँगा एबिलिटी ऑफ एटम टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलूँगा, फ्रीक्वेंसी सपोज म्यू, यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की कितनी ये लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि इसकी एनर्जी लेवल कैसी है। जैसे लिथियम अलग फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा, सोडियम अलग फ्रीक्वेंसी पे, पोटेशियम अलग फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आया ना। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या ये एब्जॉर्ब कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसकी एबिलिटी कितनी है। चलो ये सब चीज़ें पता चल गई हमको। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो है ये वाला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, वहाँ पे रह जाती ये दो चीज़ें जो वेरिएबल है। तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो आई ए है, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एन एफ। समझ में है ना, एफ स्मॉल है, सॉरी एफ स्मॉल, एन एफ, इन ए नंबर ऑफ एटम्स इनटू एबिलिटी ऑफ एटम्स टू एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है, क्लियर। या मैं बोलूँगा कि दिस अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स एब्जॉर्बिंग दी लाइट। क्लियर, ये समझ में आया। अब अगर आप इस इक्वेशन को अच्छी तरह से देखोगे, यहाँ पे वेवलेंथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे वेवलेंथ कहीं पे नहीं दिखाया है, यहाँ पे टेम्परेचर कहीं नहीं दिखाया है, यानी टेम्परेचर और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता। अब चाहे वेवलेंथ वेरी करो, कुछ भी करो, अगर, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक एटम कौन सी वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, खुद उतना पता होना चाहिए, बाकी वेवलेंथ्स पे डिपेंड नहीं करता। सपोज सोडियम की बात करें, सपोज वो 540 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है। अगर आप 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर भी या 300 नैनोमीटर की लाइट भी डालोगे तो उनसे बाकी लाइट्स उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह से टेम्परेचर का यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो टेम्परेचर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। लेकिन जो इनडायरेक्टली अगर मैं देखूँ, इनडायरेक्टली तो टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। मैं बताऊंगा क्यों। देखो, टेम्परेचर अच्छा होगा तो एटमाइजेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स एटमाइज होंगे। ठीक है, अगर एटमाइजेशन ज़्यादा हुआ तो लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली तो ये इस पर डिपेंड करता है। इन केस अगर टेम्परेचर लो है तो एटमाइजेशन भी लो होगी, तो एब्जॉर्प्शन भी लो होगा, है ना, एब्जॉर्प्शन भी लो होगा। इतना तो क्लियर है। ठीक, ये हो गया एक फैक्टर जहाँ पे हमको लगता है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो, अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा कर देंगे टेम्परेचर, तो जो एल्कली मेटल्स रहते हैं, कौन से मेटल्स, एल्कली मेटल्स, उसमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनको अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर देंगे ना तो ये आयोनाइज होते हैं। यानी अगर आप इनको हीट देंगे पर ज़्यादा हीट, तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब ये आयोनाइज होते हैं। क्या होते हैं, आयोनाइज मतलब सीधा इलेक्ट्रॉन बाहर ही हो जाता है, बाउंड्री से बाहर। क्लियर। और ये वो गेम है जहाँ पे अगर आपने छक्का मारा या चौका मारा तो आप आउट करार दिए जाते हैं। समझ में आया ना। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एटम्स को डिटेक्ट करती है, आयॉन्स को नहीं। इसलिए अगर
सैंपल में आयोनाइजेशन होती है। सपोज़ हमारे पास में 10 एटम्स हैं, 10 में से 5 आयोनाइज हो गए, अब कितने रह गए? 5 ही एटम्स। तो आप जब डिटेक्ट करेंगे ना तो आपको डिटेक्शन 5 ही एटम्स की मिलेगी, जबकि टोटल कितने थे? 10। तो 5 कहाँ गए? 5 है ना वो आयन्स में कन्वर्ट हो गए। क्लियर? यानी हमने तो लाए थे 10 मज़दूर, लेकिन 10 में से 5 जो है वो मतलब काम चोर हैं, वो काम करते नहीं हैं, 5 काम करने वाले हैं। जब आप रिज़ल्ट देखोगे तो आपको जो पूरा काम होगा वो 10 का नहीं मिलेगा, आपको 5 ही का मिलेगा। समझ में आया ना? तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। यानी मैं एक क्रूड एनालॉजी बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे एटम्स की फॉर्म में सैंपल प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो फिर वो डिटेक्ट होते हैं। अगर वो आयन्स में कन्वर्ट हो गए, उस सूरत में वो डिटेक्ट नहीं होंगे। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे काम करती है, और इससे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है? लेकिन ये हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं देगा। उसकी भी रीज़न्स मैंने आपको बताई। कभी आयोनाइजेशन होता है, कभी कुछ एटम्स एटमाइज नहीं होते प्रॉपरली, तो उसकी वजह से हमको एग्जैक्ट जो डिटेक्शन है वो नहीं मिलता। यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमको ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस हमको एकदम परफेक्ट मिल सकती है। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।